जनरल साइंस की अगली कड़ी में आज अपन 5वीं क्लास को लेकर हाजिर हैं और इसमें अपन आज देखेंगे बल का आगे का जो है ना पार्ट है बचा हुआ वो। पहले अपन ने जो बल के अन्य जो बल होते हैं वो देख लिए थे। आज अपन देखेंगे जो अगला बल का अगला जो बल है वो कौन सा, आणविक बल। आणविक बल का मतलब क्या होते हैं, जो भी अणु होता है ना, पदार्थ होता है, सबसे छोटा तो आप परमाणु मिलकर के क्या कर बनाते हैं, अणु, है ना। परमाणु मिलकर के अणु का निर्माण करते हैं और फिर अणु, ये एक अणु और ये एक अणु, ये जो अणु हैं आपस में जो बंधे हैं, जिस बल के कारण बंधे उसी को क्या बोलते हैं, आणविक बल कहते हैं। अणु परस्पर एक दूसरे को आकर्षण बल द्वारा बंधे होते हैं। यानी इसका जो बल की प्रकृति, दो प्रकार के बल हो सकते हैं, या तो एक क्या हो सकती है, आकर्षण बल हो सकता है, या क्या हो सकता है, प्रतिकर्षण बल हो सकता है, या क्या हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं। ठीक है, तो ये जो आणविक बल होता है वो कौन सा होता है, आकर्षण बल प्रकृति का होता है। और आणविक बल कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। एक होता है सहसंजक बल और एक होता है असंजक बल। ठीक है, सहसंजक बल की बात करें तो क्या होता है कि एक प्रकार के जो पदार्थ होंगे या अणु होंगे, उनके मध्य जो बल लगेगा वो सहसंजक बल कहलाएगा, और जो भिन्न भिन्न पदार्थों के, भिन्न भिन्न अणुओं के मध्य जो बल लगेगा वो असंजक बल होगा। तो देखते हैं, एक ही या समान पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल क्या कहलाएगा, सहसंजक बल। जैसे द्रव की बूंद का मिलना, जैसे पानी की बूंद है ना, अब पानी की बूंद है तो एक ये पानी की बूंद, ठीक है, और एक ये पानी की बूंद, ये दोनों आपस में जब मिलेगी तो क्या हो जाएगी, मिलकर के एक बड़ी बूंद का निर्माण कर देगी ना। ये जो बड़ी बूंद का निर्माण करेगी ना, अब बड़ी बूंद का निर्माण हो रहा है तो इसका मतलब किस बल के कारण हो रहा है, इनके मध्य सहसंजक बल के कारण हो रहा है। और नेक्स्ट है कि असंजक बल। असंजक बल की क्या हो गया, जिसका मतलब है भिन्न भिन्न पदार्थों के अणुओं के मध्य जो बल लगता है वो असंजक बल होता है। जैसे लिफाफे पर डाक टिकट असंजक बल के कारण चिपता है। ठीक है, जो क्या होता है, जो भिन्न भिन्न पदार्थ हो, जैसे एक ये जो पदार्थ है भिन्न पदार्थ का है और ये जो अलग मटेरियल है, तो दोनों अगर ये चिपक गएंगे तो इसका मतलब इनके मध्य में कौन सा होगा, असंजक बल होगा। एक बात याद रखने के, अगर सहसंजक बल ज़्यादा है और असंजक बल कम है तो क्या करेगा, जो पदार्थ होगा उसको गीला कर देगा। लेकिन असंजक बल ज़्यादा है और सहसंजक बल क्या है, कम है, तो वो सहसंजक बल जो है अगर अधिक है और असंजक बल है ना कम है तो इसका मतलब वो गीला नहीं करेगा। और असंजक बल अधिक है और सहसंजक बल क्या है, कम है, तो इसका मतलब वो पदार्थ को क्या कर देगा, गीला कर देगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं बल आघूर्ण, है ना, टॉर्क। एक पिंड को एक अक्ष के चारों ओर घुमाने की प्रवृत्ति को बलागुण कहते हैं। एक पिंड मान लो, ये जैसे मान लो कोई भी, है ना, कोई भी बुक है, यानी इसका मतलब इसको घुमाने की, इसको क्या करेगा, ये जो पिंड है इसको घुमाने का जो है ना, वो क्या कहता है, जो बल लगता है वो क्या कहलाता है, बलागुण कहलाता है। ठीक है, अब बलागुण क्या होता है, बल गुणा बलागुण, आगुण की भुजा, जैसे यहाँ इस तरफ बल लगेगा और इस तरफ की जो भुजा होगी उसका गुणनफल ही क्या होता है, टॉर्क होता है या बलागुण होता है। तो ये क्या होता है, टॉर्क बराबर एफ इंटू एल, है ना। एफ यहाँ क्या है, फोर्स है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, न्यूटन, और एल यहाँ क्या है, लंबाई है, तो इस लंबाई का मात्रक मीटर, है ना, भुजा है तो इसका मात्रक मीटर। अब नेक्स्ट है दाब, प्रेशर। किसी सरफेस पर एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल दाब कहलाता है। ठीक है, एकांक क्षेत्रफल यानी क्षेत्रफल को आप क्या कर दो, एकांक कर दो। जैसे पी क्या होगा, प्रेशर बराबर एफ अपॉन ए, यानी एकांक क्षेत्रफल, क्षेत्रफल को एक करोगे, जो एकांक क्षेत्रफल यानी क्षेत्रफल को आप इकाई कर दो, यानी एक कर दो, तो जो बल लगेगा वही क्या होता है, प्रेशर होता है। ठीक है, और दाब का मात्रक क्या होता है, पास्कल। सीधा पूछा जाता है कि पास्कल किस निम्न में से किसका मात्रक पास्कल है, तो है ना, तो किसका है, तो दाब का है। और दाब का, और पास्कल के अलावा क्या हो सकता है, न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। न्यूटन यानी क्यों कि एफ क्या है, फोर्स है, फोर्स का मात्रक न्यूटन, और ए या का क्या होता है, मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। द्रव दाब का नियम यानी क्या होता है, द्रव दाब का नियम, इसका मतलब क्या होता है, किसी भी आप द्रव में देख लेना, जो ना सभी दिशाओं में क्या होता है, दाब क्या रहेगा, समान। द्रव के भीतर किसी भी बिंदु पर द्रव का दाब सभी दिशाओं में समान रहता है, यानी समान ऊंचाई में भी, समान ऊंचाई पर, है ना, समान ऊंचाई पर। अगर ऊंचाई भिन्न भिन्न हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, दाब का मान भी अलग अलग हो जाएगा। तो ये क्या करेगा, किस पर निर्भर करता है, ऊंचाई पर निर्भर करता है, यानी ऊंचाई, समान ऊंचाई पर सभी दिशाओं में जो दाब लगता है वो समान लगता है। तो क्या हो जाएगा, एच डी जी, यहाँ पर डी क्या है, घनत्व, ठीक है, और एच क्या है, हाइट, ना, ऊंचाई, ठीक है, या गहराई आप बोल सकते हो। जी क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है। ठीक है, इसका मान क्या होता है, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, और इसके जो उदाहरण हैं, यानी इसके जो अनुप्रयोग है, कौन कौन सा, हाइड्रोलिक लिफ्ट हो गया, हाइड्रोलिक ब्रेक हो गया, ये सारे के सारे इसी पर नियम पर आधारित हैं। अगला आता है वायुमंडलीय दाब,
दाब यहाँ हम सुना होगा, वायुमंडलीय दाब का मतलब क्या हो जाएगा, जो वायु जो सभी वातावरण में सभी पदार्थों पर जो दाब लगाती है वो वायुमंडलीय दाब हो जाएगा। सर्वाधिक दाब पृथ्वी की सतह पर देखा जाता है और ऊंचाई पर जाने पर वायुमंडलीय दाब में क्या होती है, कमी होती है ना, तो जिससे क्या सांस लेने में आपको कठिनाई उत्पन्न होती है। ठीक है, और वायुमंडलीय दाब का मात्रा क्या होता है, बार, और न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर तो होता ही है क्योंकि ये दाब ही तो है, और ये क्या होती है, अदिश राशि होती है, और एक बार बराबर क्या होता है, 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। और जो वायुमंडलीय दाब का मापन किसके द्वारा किया जाता है, बैरोमीटर, और इसी को हिंदी में बोलते हैं वायुमंडल, है ना, वायुमंडल, इसको बोलते हैं दाब मापी, है ना, वायुमंडलीय दाब मापी। ठीक है, और बर्नौली का नियम, एक नियम बर्नौली का नियम क्या कहता है कि किसी भी पाइप से आप देख लेना, जहाँ पाइप जिसका मुंह जो होगा ना, अगर संकरा होगा या छोटा होगा, वहाँ जो होगा यानी जो प्रवाह क्या होगा, तेज होगा। अब ये जो मान लो यहाँ का इसका मुंह जो है थोड़ा चौड़ा ज़्यादा है, तो यहाँ प्रवाह क्या होगा, धीमा होगा। यही क्या है, बर्नौली का नियम है। किसी पाइप में संकरे भाग से चौड़े भाग की तुलना में प्रवाह तेजी से होता है, यानी जहाँ संकरा भाग होगा वहाँ प्रवाह तेजी से होगा। अभी आते हैं घनत्व। घनत्व यानी डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है, एकांक आयतन में द्रव्यमान की संख्या क्या कहलाती है, घनत्व कहलाती है, यानी द्रव्यमान बटा आयतन m/v। और इसका मात्रा क्या हो जाएगा, m क्या है, द्रव्यमान का मात्रा किलोग्राम, और वॉल्यूम क्या होता है, मीटर क्यूब, तो क्या हो जाएगा, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब इसका मात्रा हो जाएगा। और पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है। ठीक है, और आपेक्षिक घनत्व ये होता है खाली घनत्व। ये आपेक्षिक घनत्व का मतलब क्या है, यानी जो किसी भी वस्तु का घनत्व और बट्टा में 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व का अनुपात ही क्या होता है, आपेक्षिक घनत्व कहलाता है। ठीक है, अगला जो शब्द है क्या है, पृष्ठ तनाव या सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन क्या मतलब क्या होता है, यानी सतह पर जो उसका तनाव होता है, द्रव की पृष्ठ सतह पर उत्पन्न खिंचाव या खिंचाव पृष्ठ तनाव कहते हैं। यानी जो उसमें जो किसी भी द्रव के ऊपर है, जैसे ये गिलास है, गिलास के ऊपर आपने जो ऊपर द्रव हुई सतह है वहाँ पर जो खिंचाव उत्पन्न होता है उसी को क्या कहते हैं, सरफेस टेंशन कहते हैं। तो इसका मतलब क्या, ये क्या होती है, सरफेस टेंशन होता है बल बटा लंबाई, है ना, बल बटा लंबाई। तो देख लो एफ बल का मात्रा क्या, बल का मात्रा न्यूटन, और एल क्या है, एल क्या लंबाई है, तो क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति मीटर। ठीक है, और इसका जो उपयोग कहाँ कहाँ होता है, जैसे सरफेस टेंशन का उपयोग देखोगे, बारिश की बूंदों का गोलाकार होना, ये भी किस कारण से होता है, सरफेस टेंशन के कारण होता है। और जल के पृष्ठ पर कपूर के टुकड़ों का नाचना, ये भी सरफेस टेंशन के कारण होता है। और केरोसिन मिलाने पर सरफेस टेंशन क्या होता है, पृष्ठ तनाव घट जाता है, क्योंकि उसमें मच्छर डूबकर मर जाते हैं। ये पूछा जाता है कि बारिश के बूंद के गोलाकार होने का क्या रीज़न है, क्या है, पृष्ठ तनाव है। ठीक है, और उसके बाद देखोगे कि उस पर जो टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या डिफरेंस होता है, तो टेम्परेचर बढ़ाओगे, ताप बढ़ाओगे तो सरफेस टेंशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और दूसरा है कि विलय अधिक घुलनशील है तो उसका जो पृष्ठ तनाव है अधिक होगा, और विलय कम घुलनशील है तो उसका जो सरफेस टेंशन है वो कम होगा। ठीक है, आगे आता है आर्किमिडीज लॉ। ठीक है, आर्किमिडीज का सिद्धांत। एक आर्किमिडीज नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने जल में एक, है ना, प्रयोग किया, और उन्होंने देखा कि अपन क्या करते हैं, जो भी अपन अगर किसी द्रव में वस्तु को, है ना, अपन क्या करते हैं, डुबोते हैं, तो जो डुबो रहे हैं, है ना, तो उसके बाहर में क्या आती है, कमी आती है, और जो कमी आई है वो कितनी आई है, तो वो कमी उसके जो द्वारा हटाए गए भार के बराबर होती है। ठीक है, जब किसी वस्तु को द्रव में आंशिक या पूरी तरह डुबोया जाता है तो उसके बाहर में कमी आती है। अब किसी, है ना, ये जो द्रव से भरा कोई, है ना, बर्तन है, उसके अंदर आप कोई भी चीज़ डालोगे तो अब जैसे ही द्रव के अंदर जाएगी ना तो इसके बाहर में क्या आएगी, कमी आएगी। ठीक है, और बाहर में यह कमी हटाए गए द्रव के भार के बराबर। ये जो कमी आई है, तो ये जो आपने वस्तु इसके अंदर द्रव के अंदर डाली है, तो ये कितना उसने, है ना, भार हटाया है उसके समान होती है। वस्तु का भार पानी के अंदर कम होता तथा सतह पर अधिक होता है। ठीक है, अब उत्प्लावन बल वस्तु को द्रव में आंशिक रूप से डुबाया जाता है तो द्रव वस्तु पर ऊपर की ओर एक बल लगाया जाता है। ठीक है, जब भी आप उस वस्तु को क्या करते हो, जल में डुबोगे तो ऊपर की ओर आपको एक बल का अनुभव होगा, और वही बल क्या कहलाता है, उत्प्लावन बल कहलाता है। तो इसका आप अनुप्रयोग देखोगे, लोहे का जहाज पानी में तैरता है क्योंकि इसके द्वारा हटाए गए पानी का भार जहाज के भार से अधिक होता है ना। अब क्या हो गया, उसका जो हटाया गया पानी है ना, उसका भार क्या है, जहाज के भार से अधिक है, तो वो क्या करेगा, ऊपर तैर जाता है, जबकि सुई डूब जाती है। ठीक है, और अब जो है अपना कार्य, है ना, वर्ग। कार्य क्या है, एक अदिश राशि है,
वस्तु पर बल लगाया जाए तो वह वस्तु बल के प्रभाव से गति करे, यानी इसको क्या, किसी वस्तु पर आपने बल लगाया है ना, बल लगाया और वो भी क्या हो गई, विस्थापित हो गई। तो विस्थापित हो गई तो इसका मतलब क्या हुआ है, कार्य हुआ है। कार्य बल तथा विस्थापन के मध्य कोण पर निर्भर करता है, यानी ये क्या है, अदिश राशि है, ठीक है। अदिश राशि है तो cos थीटा आएगा और सदिश होता तो sin थीटा, ठीक है। यानी इसमें दिशा भी शामिल होती है। एफ डी, एफ क्या है यहाँ पर, बल, और डी क्या है यहाँ पर, विस्थापन है, क्या है, विस्थापन। तो इसका मात्रक क्या होता है, या तो कार्य का मात्रक सीधा होता है जूल, नहीं तो आप क्या लिख सकते हो, एफ, एफ का न्यूटन, डी यहाँ क्या है, विस्थापन, विस्थापन का मात्रक क्या होता है, मीटर, तो क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर, ठीक है। और अभी देखोगे कि अभी आपने देखा कि मध्य कोण पर निर्भर करता है, कोण पर निर्भर करेगा। तो कोण मान लिया, कोण पहले क्या है, दोनों के मध्य, बल तथा विस्थापन के मध्य 90 डिग्री का कोण है, तो क्या हो जाएगा, एफ डी कॉस 90, कॉस 90 का हमारा वैल्यू कितनी है, 0, तो क्या हो जाएगा, कार्य क्या हो जाएगा, 0। और अगर थीटा बराबर 0 है तो एफ डी कॉस 0, कॉस 0 का मान क्या होता है, 1 है ना, 1 होता है, तो क्या हो गया, कॉस वर्ग हो गया एफ डी। और थीटा बराबर 180, तो एफ डी कॉस 180, और कॉस 180 का मान होता है -1, तो माइनस एफ डी, यानी जो कार्य यहाँ पर तो 0 होगा, यहाँ कार्य क्या होगा, धनात्मक, यहाँ कार्य क्या होता है, ऋणात्मक होता है। तो ये हो गया अपने, है ना, बल से रिलेटेड जो भी सारी चीज़ें थी वो कंप्लीट हो गई। इससे पहले आपने नहीं देखा है तो सारे के सारे पहले आप लिस्ट में जाकर देखें। थैंक यू।